नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। पहली खबर में बात होगी आतंकवाद की। जम्मू कश्मीर में बीते 4 दिन में 4 आतंकी हमले हुए हैं, जिसके बाद सरकार अलर्ट मोड पर है और आतंकवाद की कमर तोड़ने की तैयारी हो रही है। क्या है ये तैयारी, बताएंगे आपको विस्तार से। दूसरी खबर में बात करेंगे संघ की। संघ और बीजेपी की तनातनी पर। पहले मोहन भागवत और फिर इंद्रेश कुमार ने भी ऐसा कुछ कहा जिससे बीजेपी असहज है तो कांग्रेस मौज ले रही है। तीसरी खबर है नीट परीक्षार्थियों से जुड़ी हुई, जिसकी जल्दी ही काउंसलिंग शुरू होने वाली है और सरकार परीक्षा के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे छात्रों से इसमें सहयोग करने को कह रही है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे विस्तार से। अगली खबर में बात करेंगे एक संत और कथावाचक के बीच लगातार चल रही तकरार पर। यह विवाद कहां से शुरू होकर कहां पहुंच गया है, हम आपको बताएंगे। पांचवी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में 10 जून को बलौदा बाजार में हुई हिंसा की, जिसकी जांच के लिए सरकार ने तो न्यायिक आयोग बना दिया। दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी ने भी अपना जांच दल बनाकर मामले की गंभीरता को बढ़ा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं द एडिटर शो। मोदी सरकार के गठन के बाद जम्मू में हुए 4 आतंकी हमलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। चुनाव के पहले तक कश्मीर में टूरिस्टों की भीड़ थी, मगर इन हमलों के बाद लग रहा है कि आतंकी फिर सिर उठा रहे हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक कर इस मसले पर 2 दिन बाद यानी कि 16 तारीख को उपराज्यपाल, एनएस और सेना के बड़े अफसरों की बैठक बुला ली है। समझा जा रहा है कि एनएस से अजीत डोभाल को भी तीसरी बार कार्य संभालना भी आतंकियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। कश्मीर के हालात और सरकार की सख्ती पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री को शपथ लिए कुछ ही दिन बीते हैं कि घाटी में फिर आतंकी हमले तेज हो गए हैं। बीते 4 दिन में 4 आतंकी हमलों ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तनाव और भय का माहौल बना दिया है। पहले मां वैष्णो देवी के पास शिवखोड़ी से आते श्रद्धालुओं पर हमला और फिर कठुआ में ग्रामीणों पर हमला। इसके अलावा रियासी और डोडा में भी हमला हुआ। इन हमलों में 9 श्रद्धालुओं और 1 सीआरपीएफ जवान की मौत हुई। इन हमलों के पीछे क्या मकसद है, आइए समझाते हैं। भारत में हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनके नतीजों से पाकिस्तान चिंतित है। लोकसभा चुनाव में घाटी से ही 50% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में सितंबर में विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। पाक सीमा लांघने की कोशिश भी कर रहा है। केंद्र सरकार आतंक को कुचलने की फिराक में भी है। आतंकी हमलों में शामिल उग्रवादियों का पता लगाने के लिए घाटी में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। डोडा पुलिस ने छिपे आतंकियों का स्केच जारी किया और जानकारी देने वालों को 5 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह मंत्री समेत कई अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। ये मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है। ठीक ऐसे ही एनएसए अजीत डोभाल का भी। एक बार फिर उन्हें देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। एक नजर अजीत डोभाल के करियर पर डालें तो उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। 30 मई 2014 से वो एनएसए का पद संभाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर, मिजोरम, पंजाब में कई आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में शामिल रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच भारत का बैलेंस बनाए रखने में उनका अहम रोल है। मोदी सरकार के दूसरे टर्म में अनुच्छेद 370 हटाने में भी उनकी अहम भूमिका रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद वो कश्मीर पहुंचे थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार में रिक्शे वाला बनकर भिंडरावाले का उन्होंने पता लगाया था। कूकापारे को डोभाल मुख्यधारा में लेकर आए थे। अजीत डोभाल को पीएम मोदी का राइट हैंड माना जाता है। लाइमलाइट से दूर रहने वाले डोभाल का तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनना भी पाकिस्तान के लिए घबराने की बात तो है। वहीं आतंकियों के सहयोगियों पर नकेल कसने के लिए जल्द ही फुल प्रूफ प्लान को जमीन पर उतारने की भी तैयारी है। कश्मीर की तर्ज पर ही अब जम्मू में भी आतंकवादियों के समर्थकों की संपत्ति जब्त की जाएगी। आतंकवादियों के समर्थक और उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी न दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।
सख्ती से निपटने के अलावा घाटी वासियों को देश से जोड़ने के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। विवादों का मुद्दा रहा राष्ट्रगान अब जम्मू कश्मीर के हर स्कूल में सुनाई देगा। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 20 जून को श्रीनगर की यात्रा भी कर सकते हैं। ऐसे में आतंकी खेमे में बौखलाहट होना लाजमी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जम्मू कश्मीर के चुनाव में मतदान के बढ़ते प्रतिशत ने भी आतंकवादियों की चिंता बढ़ा दी है। इन हमलों को उसी की बौखलाहट के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले महीनों में मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की भी सोच रही है। ऐसे में इन हमलों को सख्ती से रोका जाना और अमन के दुश्मनों को सख्ती से जवाब देना भी बहुत जरूरी है। नीट परीक्षा को लेकर खड़ा हुआ बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा। आंदोलनकारी छात्रों को अब राजनेताओं का साथ भी मिलने लगा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आज नीट को लेकर 13 सवाल पूछकर नीट परीक्षा कराने वाले संगठन एनआईटी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी छात्रों को भरोसा दिलाया है कि उनका अहित नहीं होने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसलिए अब सब बिना भ्रमित हुए काउंसलिंग में शामिल हों। इस विवाद में आज दिन भर क्या क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। छात्रों की एक ही मांग, एक बार फिर हो नीट एग्जाम। ऐसे ही तमाम नारे इन दिनों देश भर में गूंज रहे हैं। नीट 2024 में शामिल हुए छात्रों के साथ इस लड़ाई में उनके माता पिता, स्कूलों से लेकर कोचिंग संस्थानों तक के शिक्षक भी शामिल हो गए हैं। बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो यहाँ क्या बड़े शहर और क्या कस्बे, हर जगह नीट 2024 में हुई गड़बड़ी को लेकर हल्ला बोल जारी है। देखिए, देश भर में नीट में हुई गफलत, गड़बड़ी को लेकर लगातार आंदोलन जारी है। बात चाहे मध्य प्रदेश के तमाम शहरों की हो, इंदौर की हो, भोपाल की हो, जबलपुर की हो, ग्वालियर की हो, वहाँ भी इसी तरह के विरोध हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, अभिभावक सड़कों पर उतरे हुए हैं, पेरेंट्स के साथ साथ में बच्चे सड़कों पर हैं। और अब तो जो कोचिंग संचालक हैं, जो इन बच्चों को, नौनिहालों को तैयार करते हैं, वो भी सड़कों पर हैं। कभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मोर्चा खोलता है तो कभी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पदाधिकारी हाय हाय करते सड़कों पर उतरते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को राजधानी भोपाल में नीट एग्जाम की तैयारी करवाने वाले शिक्षकों ने बच्चों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। तपती दोपहरी में हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और शाम तक लगातार आवाज बुलंद की। नीट परीक्षा देने वाले बच्चे और उनके शिक्षक मांग कर रहे थे कि अकेले ग्रेस मार्क्स पाने वाले बच्चों के ही री एग्जाम क्यों करवाए जा रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जस्टिस, जस्टिस, रीनीट, रीनीट, एजुकेशन नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कई सवाल भी दागे और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 सवाल पूछे। साथ ही उन्होंने इस परीक्षा को निरस्त करके दोबारा कराए जाने की मांग उठाई। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी बयान जारी करते हुए एनटीए से सवाल किए। जिस एग्जाम सेंटर पर औसत से ज्यादा हाई मार्क्स वाले परीक्षार्थी हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की जाए ताकि पता चल सके कि ये एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रेस से मिले हैं, डिसग्रेस से मिले हैं, कैसे मिले हैं ये मार्क्स। इस बीच कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। प्रधान ने भरोसा जताया कि जांच में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी, कोई घबराने के कारण नहीं है। परीक्षा अच्छी हुई है, एक दो जाके घटना संज्ञान में आई है, उसमें भी जो इंक्वायरी चल रही है, जो कोर्ट की संज्ञान में रहेगा, जो कोर्ट कहेगा ऐसे कर लिया जाएगा। इस मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने एनटीए को 2 हफ्ते का समय दिया है। इस मामले पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे तो अधिकतर छात्र इस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, मगर इसकी गुंजाइश बहुत कम लग रही है।
आंदोलनकारी छात्रों को उम्मीद बस अब सुप्रीम कोर्ट से ही है, जिसकी अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। चुनाव परिणाम के बाद आरएसएस के नेताओं के एक के बाद एक लगातार आ रहे बयान संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले मोहन भागवत ने बीजेपी को नसीहत दी, तो अब इंद्रेश कुमार ने कहा कि बीजेपी को अहंकार आने के कारण बहुमत नहीं मिला। सुनिए आरएसएस नेताओं के बयान, उनके मायने और क्या आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते क्या हैं, इनकी पड़ताल करते देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संघ के बोल से विपक्ष खुश, भागवत के बाद इंद्रेश, बीजेपी को क्या संदेश। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर और विपक्ष पर बयान दिया, जिसने हारी हुई कांग्रेस और विपक्ष को पीएम मोदी पर वार करने का हथियार दे दिया। और फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं, वो न्याय करते हैं, लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी। इंद्रेश कुमार के बयान से आरएसएस ने किनारा कर लिया है, लेकिन इस बयान ने सियासत में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। शिवसेना उद्धव गुट समेत कई विपक्षी नेताओं ने इंद्रेश के बयान का समर्थन भी किया। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते, तब आप चुप रहे। भागवत जी का बयान, उसके बाद ऑर्गेनाइजर पत्रिका का लेख, और फिर इंद्रेश कुमार का ये बयान, ये तीनों बातें ये साबित करती हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच मां बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई राज्यों में बड़ा नुकसान हुआ है। सीटों की तुलना में देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी, जहां पर 80 सीटों में से बीजेपी को मात्र 33 सीटें मिली। पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी को इस बार अकेले यूपी में 29 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके बाद शनिवार को पहली बार गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। यूपी के खराब चुनाव नतीजों को लेकर दोनों के बीच होने वाली बैठक को अहम माना जा रहा है। काम करे, लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। और अपने देश को हम सब लोगों के सच्चे सेवा की आज आवश्यकता है, और विश्व को भी आवश्यकता है। माना जा रहा है कि भागवत का ये संदेश भी सरकार के लिए ही है। एक इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने कहा था कि पहले बीजेपी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत थी, लेकिन आज बीजेपी सक्षम है, आज पार्टी अपने आप को चला रही है। इस बयान के बाद समझा जा रहा है कि संघ बीजेपी से नाराज चल रहा है, जिसको लेकर बयान भी आ रहे हैं। उधर संघ प्रमुख के बयान से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग इसे संघ की तरफ से बीजेपी को आईना दिखाना बता रहे हैं। आरएसएस हमेशा से कहता आ रहा है कि वो एक सांस्कृतिक संगठन है और इसका ना तो कोई राजनीतिक उद्देश्य है और ना ही वो किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल है। 2025 में संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे। एक नजर आरएसएस के इतिहास पर डालें तो 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन आरएसएस की स्थापना हुई। संघ में 50 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। बीजेपी भी संघ का राजनीतिक संगठन माना जाता है। हालांकि आरएसएस का कहना है कि उसका बीजेपी की राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। संघ और बीजेपी के बीच लोकसभा चुनाव के बाद मतभेद की खबरों के बीच ये जानना भी जरूरी है कि पीएम मोदी और मोहन भागवत के बीच काफी गहरे रिश्ते हैं। दोनों के बीच गुरु भाई का संबंध है।
इन्हीं पुराने संबंधों की वजह है कि मोदी भागवत के दौर में संघ और बीजेपी के बीच अब तक सबसे शानदार तालमेल रहा है और संघ के सभी बड़े एजेंडे धड़ाधड़ पूरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दिन भर चर्चा में रहे इंद्रेश कुमार के इस बयान से बाद में संघ ने किनारा कर लिया, मगर ये तो साफ हो गया कि मोदी के नेतृत्व में लड़े चुनाव और उसके बाद आए परिणामों से आरएसएस खुश नहीं है। तभी इस तरह के लगातार बयान आ रहे हैं। देखना है कुलीनों में कलह कब तक चलेगी। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इन दोनों अपने बिगड़े बोलों के चलते मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक विरोध की आंच झेल रहे हैं। राधा रानी पर दिए उनका एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है और स्वामी प्रेमानंद महाराज ने उस पर अपनी गहरी नाराजगी जताकर विरोध प्रदर्शनों को खूब हवा दे दी है। वैसे कथावाचक प्रदीप मिश्रा का विवादों से नाता नया नहीं है। पंडित मिश्रा के बयानों की पड़ताल करते देखिए ये रिपोर्ट। बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ। भोलेनाथ की भक्ति में लीन कथावाचक और महाराज के तेज और तीखे बयान अब किसी से छिपे नहीं हैं। कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर एक बयान क्या दिया, संत समाज नाराज हो उठा। बोल राधा रानी पर निकले तो विरोधी सुर वृंदावन से उठने लगे। न सिर्फ प्रेमानंद महाराज जी बल्कि राधा रानी के भक्त भी पंडित प्रदीप मिश्रा का विरोध जताने लगे। वो बयान जिसने संत समाज में टकरार पैदा की, पहले उसे सुनाते हैं। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले, नहीं ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। प्रेमानंद महाराज को कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने क्या ललकारा, गूंज उत्तर प्रदेश में भी उठी और लोगों ने उनका खूब विरोध जताया। राधा रानी पर अवैध टिप्पणी करने वाले का नाश हो। राधा रानी पर अवैध टिप्पणी करने वाले का नाश हो। प्रेमानंद महाराज एक प्रतिष्ठित संत हैं, जिनके सोशल मीडिया पर ढेरों वीडियोस वायरल रहते हैं। कभी न कभी आपने या आपको किसी ने इनके वीडियो भी शेयर किए होंगे, लेकिन वो असल में सुर्खियों में तब आए जब भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा उनसे मिलने पहुंचे थे। हमारी श्री जी की प्रसादी। ये कहना गलत होगा कि केवल महाराज प्रेमानंद के पलटवार के बाद से पंडित प्रदीप मिश्रा का देश भर में विरोध हो रहा है, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी कथा बांचने की कला के अलावा अक्सर बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अब आपको उनके कुछ विवादित बयान भी सुनाते हैं। सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है, संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। हमने अपनी भाषा में कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो
2 बच्चे खुद के लिए रखी है और एक सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखी है और एक राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दी थी। इसके अलावा वो कभी साईं बाबा के ऊपर टिप्पणी कर चुके हैं तो कभी फिल्म की राजनीति में घुसने की कोशिश। इस बार तो वो राधा रानी पर टिप्पणी करने को लेकर सुर्खियों में है। इन विवादित बयानों को लेकर खुद पंडित जी का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। राधा रानी के प्रसंग पर जो है सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैलाई जा रही है, गलत विचारों को रखा जा रहा है। हमारे 14 वर्ष पुराने वीडियो को छाट कर काट कर उसको जनमानस में दिया गया। तो पहले तो जो लोग विचार करें कि शब्द कौन सा ऐसा अभद्र कह दिया, कौन सी हमने गलत टिप्पणी कर दी, जो शास्त्रोक्त चीज है वो जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी ने अपनी बात रखी, वो तो रसिक संत हैं और ब्रज की एक अच्छी विभूति हैं। उन्होंने जो कहा उनकी बातों को हम स्वीकार करें और हम तो ये कहें कि अगर गुरुदेव बुलाते प्रेमानंद जी महाराज जी तो ये पंडित प्रदीप मिश्रा उनके चरणों में दौड़ कर जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले हैं। बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि उनका असल नाम और काम कथावाचन से पहले कुछ और था। उनका असली नाम रघुराम है। वो विवाहित हैं और उनका एक पुत्र भी है। कथा बाचने से पहले वो 10 साल तक शिक्षक थे। उनकी एक कथा कराने में 7 से 8 लाख रुपए का खर्च आता है। ब्रिज में विरोध, महाराज प्रेमानंद का गुस्सा और पंडित प्रदीप मिश्रा की ललकार, किस मोड़ पर जाकर विवाद रुकेगा ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे तो स्वामी प्रेमानंद के विरोध के आगे अब प्रदीप मिश्रा ने समर्पण कर दिया है और कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वैसे कथावाचकों को देवी देवताओं पर कोई भी कमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि मंच से कही गई कथा बहुत दूर तक असर करती है और यदि कथावाचक के खिलाफ कोई नामी धर्माचार्य खड़ा हो जाए तो कथावाचक की फजीहत होना तय है, जैसे पंडित प्रदीप मिश्रा की हो रही है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा पर सहायक सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने खड़े हो गए हैं। मामले की जांच के लिए दोनों ने अपनी अपनी कमेटियां तो बना ली हैं, साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे। जबकि सरकार ने तो न्यायिक आयोग बनाकर विवाद को ठंडा करने की कोशिश की है, मगर मामला सतनामी समाज से जुड़ा है तो कोई भी दल इस समाज के साथ खड़े होने का मौका नहीं छोड़ रहा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बलौदाबाजार में 10 जून को हुई हिंसा को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आज कांग्रेस नेताओं का एक दल राजधानी रायपुर से बलौदाबाजार पहुंचा, जहां कांग्रेस के नेताओं ने कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का जायजा लिया, यानी वही जगह जिसे 10 जून को हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया था। इस हिंसा को लेकर कांग्रेस बीजेपी लगातार आमने सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ये सरकार की नाकामी है। आंदोलन होते रहते हैं, कोई भी राजनीतिक दल आंदोलन करता है, कोई सामाजिक संगठन आंदोलन करता है। इन लोगों ने जानबूझ के स्थिति होने दी और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका मुखिया विष्णुदेव साय जी। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, वर्तमान मंत्री, नवनिर्वाचित सांसद, वो अपना ट्वीट करते हैं विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को काटकर। मतलब समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, अंदरूनी लड़ाई बहुत ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी में ये काटना पिटना का राजनीतिक अंदरूनी से चालू हुआ है। 10 जून को हुई हिंसा के बाद बीजेपी ने कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव और कविता प्राण लहरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था। साथ ही कांग्रेस के नेताओं पर प्रदर्शनकारियों के मंच पर मौजूदगी होने की भी बात कही थी। इसे लेकर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने विस्तार न्यूज पर बीजेपी को ओपन चैलेंज दिया। कहा कि बीजेपी मेरे एक भाषण का फोटो दिखाए, अगर ऐसा हुआ तो जो बोलो हारने के लिए तैयार हूँ। और जहां तक मुझ पर आरोप लगाने की बात है कि देवेंद्र यादव वहां स्टेज पे बैठे थे, जैसा कि आपने कहा और जैसा मंत्री ने कहा भारतीय जनता पार्टी के, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज ही करता हूं। मेरा एक भाषण का
फोटो, एक मंच पे खड़े हुए तस्वीर अगर वो दे दें तो जीवन में जो बोलोगे वो हारने के लिए तैयार हो। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। इस प्रकार के घटना में मौके की राजनीति करना कांग्रेसियों से सीखना चाहिए। ये उनका पुराना आदत में शुमार रहा है। भूपेश बघेल जी बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के जिस प्रकार से संघ मुख्यालय को आड़े हाथ ले रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। ऐसा लगता है कि विधानसभा और लोकसभा की प्रचंड हार के बाद वो संघ से फोबियाग्रस्त हो चुके हैं, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अगर उनके पास सबूत है उसको ला कर रखे। बलौदाबाजार में हुई हिंसा को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस ने अपनी जांच समिति गठित की है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी मंत्री दयालदास बघेल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। 7 दिन के अंदर समिति को घटना की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। वहीं 15 से 16 मई के दरमियान बलौदाबाजार स्थित अमर गुफा में जैद खान को क्षतिग्रस्त करने के मामले में सरकार ने जांच आयोग का भी गठन कर दिया है। बलौदाबाजार में भी जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यजनक है। इस तरह से पहली बार घटना घटित हुई है कि मतलब कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ हुआ है और इसके लिए पार्टी के तरफ से भी एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। वो लोग जांच करके रिपोर्ट पार्टी को सौंपेंगे। इन सब के बीच एक लड़के का फोटो खूब वायरल हो रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में जहां हिंसा हुई उसी जगह की ये तस्वीर है। कलेक्ट्रेट में तिरंगे की जगह पर सफेद झंडा फहराने वाला आखिर ये लड़का कौन है, इसका पता अब तक नहीं चल सका है। हालांकि सतनामी समाज के लोग इसे बाहरी व्यक्ति बता रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन और पार्टी द्वारा बनाई गई जांच समिति में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस विवाद में बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के लगातार होने वाले दौरों से जांच का काम भी प्रभावित हो रहा है। बलौदाबाजार में कई सरकारी दफ्तर इस हिंसा में जल गए हैं। उन दफ्तरों के कर्मचारी जनता का काम ठीक से शुरू कर पाएं, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और अब चलते चलते मैं आपको मिलवाते हैं छतरपुर की नन्ही बिन्नू से, जो इन दिनों सोशल मीडिया की सनसनी बनी हुई हैं। अपने गांव के घर, आंगन और बाजार पर मोबाइल से बनाए उसके वीडियो लाखों लोग देखते हैं। कौन है ये बिन्नू और क्या और कैसे करती है सब, देखिए इस रिपोर्ट में। हेलो गाइस, सबका राम पे हैप्पी होली गाइस। और गाइस हम भी नाचेंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे। ये नाचती गाती, खिलखिलाती और व्लॉग बनाती छोटी सी बच्ची को आपने इंस्टाग्राम पर जरूर देखा होगा। बुंदेली में 12 साल की बिन्नू रानी के व्लॉग सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जाते हैं। बड़े चर्चित चेहरे भी बिन्नू के फैन हैं। हेलो गाइस, सबका राम गाइस। आज हम अपने गांव के बाजार में हैं। कैसे आज सस्ता डे, तो गाइस हम जा रहे हैं टिकियां लेवे। तो गाइस हम पंडित जी से टिकियां ले रहे हैं। क्या पंडित जी? टिकियां दो जल्दी। जल्दी 16 पैसा की प्याज दज्जो। तुम्हें पता नहीं है आज का सस्ता डे है। हाँ जल्दी 200 की। तो गाइस जो हमारे तो गांव को भजारा, जो हमारा गांव जो हमारे स्टैंड लो इतने बाजार लगाते हो, भटा की के रखी। इतना ही नहीं, बिन्नू के कई वीडियोस को लाखों में व्यूज मिल चुके हैं। बिन्नू के इस सफर की शुरुआत 6 महीने पहले हुई। छतरपुर जिले के छोटे से गांव पहाड़ गांव में अपनी नानी के साथ रहने वाली बिन्नू एक दिन पानी बर्बाद करने पर एक दादा को चिल्ला रही थी। चोरी छिपे बहन ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और तभी से बिन्नू को इंस्टा का भूत लग गया। बिन्नू कैसी हो? ठीक है। कैसे वीडियो बना रही हैं? कब से बना रही हो? 6 महीना से। कैसे सोचा हो कि वीडियो बनाने का? ये एक वीडियो वायरल हुई थी, तो फिर मुस्कान जी बोली बना, सो बनाता है। तो कैसे बनाने लगी आप? क्या क्या कंटेंट सोचती थी? कैसे बनाती? खेलत खेलत जो भी मन में आते से वीडियो हम बना लेते। बुंदेलखंडी में बनाती? हाँ। बोल के तो बताओ कि क्या करती। हेलो गाइस, सब खराब पहुंचवे गाइस। आज हमारे औरी के पेड़ के नीचे इतने बगल में लगो है औरी को पेड़। एक बच्चा गिर गया तो सूखे संगे बनाई थी। तो का लक्ष्य है? का बनने आगे चल के? कहाँ जाने हैं? कौन क्षेत्र में जाने? हीरोइन बनने। बीते 7 महीने में बिन्नू रानी अपने गांव वालों की मदद से उनके मोबाइल से ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं। आगे चलकर बिन्नू रानी का सपना हीरोइन बनने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो हमारी नन्ही बिन्नू को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए आज के द ईटर शो में बस इतना ही।